अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें ये पानी इस तरह से आ रहा है तो हमें इसके लिए किसको मिलना है, कहाँ दिखाना है, किसको दिखाना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आप जहां से भी हैं, आपके आसपास जो भी नजदीक में आई के डॉक्टर्स हैं, जिसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कह सकते हैं, और उस ऑप्थेल में भी अगर आपको ऑक्लोप्लास्टिक सर्जन जो स्पेशली इसी चीज के लिए डेडिकेटेड होते हैं, तो अगर आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि वो इसके एक्सपर्ट होते हैं, इस पे उनको महारत हासिल होती है, तो उन्हें ये इस चीज को ट्रीट करना ज्यादा आसान होता है। तो आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास विजिट करना है। जब आप वहां पे जाते हैं तो वहां पे नॉर्मली जो आपकी आंख की कंडीशन है उसको पहले चेक किया जाता है। अगर ऑकुलर कंडीशन सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको सबसे पहला जो एक सटीक और सीधा और पहला जो प्राइमरी टेस्ट है वो होता है सिरिंजिंग। सिरिंजिंग का मतलब होता है कि एक कैनुला होता है जो कि ब्लंट कैनुला होता है, और जो आपके ये जो दो होल हैं, इन होल में से उस पंक्टम में से आपका जो कैनुला है उसको अंदर डाला जाता है और फ्लश किया जाता है। तो जब ये पानी को फ्लश करते हैं तो ये पानी अगर हमने लोअर से फ्लश किया है और वो गले में जा रहा है, इसका मतलब कि आपका पूरा सिस्टम जो है वो ठीक है, खुला हुआ है। लेकिन अगर पानी को फ्लश किया और कुछ पानी अंदर गया और कुछ पानी बाहर आया, इसका मतलब वो पार्शियल ब्लॉकेज भी हो सकता है। और कई बार पेशेंट्स को पार्शियल ब्लॉकेज में जब हम सिरिंजिंग करते हैं तो उससे लगभग 3-4 महीने के लिए क्विक रिलीफ भी मिल जाता है। लेकिन तीसरी कंडीशन है कि हमने नीचे से पानी को फ्लश किया और यहीं से पानी वापस आ गया, इसका मतलब है कि वो आगे जो है वो कैनालिकुलाई में गया ही नहीं। तो पहला तो रीजन हो सकता है कि वो पंक्टम ही आपका ब्लॉकेज हो, यानी कि वो जो ओपनिंग है वही बंद है। लेकिन अगर वो ओपनिंग खुली है और कैनुला अंदर जा रहा है और फ्लश करने पे पानी वापस आ रहा है, इसका मतलब वो कैनालिकुलाई, वो जो ट्यूब है वो ब्लॉकेज है। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है जिसपे आपने फ्लश किया और पानी अंदर गया लेकिन वो गले में ना जाके ऊपर साइड के पंक्टम से बाहर आ रहा है। आपने नीचे से किया और कहां से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, इसका मतलब है कि बीच में जो ट्यूब है, जो शैक है, वो ब्लॉकेज है। तभी वो पानी अंदर गया, ब्लॉकेज वाली जगह पे रुका और फिर चूंकि आपका पानी का प्रेशर था तो वो वापस दूसरे रास्ते से वापस आ गया। तो इसका मतलब है कि वहां पे आपका शैक ब्लॉक है। तो बेसिकली पानी की जो सिरिंजिंग करने पे जो पानी का निकलने का जो डायरेक्शन है वो बेसिकली आपके डायग्नोज को बताता है कि वो डायग्नोज एग्जैक्टली कहाँ है। तो ये एक प्राइमरी तरीका है जो सिरिंजिंग से किया जा सकता है, और इसके लिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इकोनॉमिकल टेस्ट होता है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जब जाते हैं, आई में दिखाते हैं, तो ये ज्यादातर तो ये आपकी नॉर्मल कंसल्टेशन में भी इन्वॉल्व होता है। बट अगर बहुत ज्यादा चार्जेस भी होंगे तो 500, 400, 500 रुपए से ज्यादा चार्जेस नहीं होते। तो आप इसमें ये सिरिंजिंग का जो प्रोसीजर है वो आप आसानी से करा सकते हैं, और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इसमें कोई खाने पीने का या कोई पेन का या बाद में कोई प्रॉब्लम का ऐसा 99% ऐसे कोई चांसेस नहीं होते। दूसरा तरीका, कुछ स्कैनिंग भी होती है, सीटी स्कैन भी होता है, बट जो प्राइमरी और क्विक डायग्नोज है वो सिरिंजिंग से पता लग जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं होती है। अब एक बार डायग्नोज बन जाता है कि आपको पानी आ रहा है और ये ब्लॉकेज है, उसके बाद जो है वो जो सर्जन है वो आपको एडवाइस करते हैं कि इसमें जो है ऑपरेशन होगा। अब ऑपरेशन के तरीके अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपका ब्लॉकेज कहाँ पे है। अगर वो जो ओपनिंग है उसमें ब्लॉकेज है तो कई बार उस ओपनिंग को पंक्टम स्टेनोसिस कहते हैं, वो पंक्टम को ब्रॉड कर दिया जाता है या खोल दिया जाता है। दूसरा तरीका है कि अगर वो बीच की कैनालिकुला यानी कि वो जो ट्यूब ब्लॉकेज है तो कई बार उस पर ऑपरेशन करके ट्यूब डाल देते हैं। शैक ब्लॉक है तो उसमें अंदर जा करके जो लैक्राइमल बोन होती है उसको कट करके वहां से स्पेस बनाया जाता है ताकि जो फ्लूइड है वो अंदर जा सके, तो वो एक रास्ता रिक्रिएट किया जाता है। इस ऑपरेशन में लगभग एवरेज 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक का टाइम लग सकता है, और अगर कोई बच्चा है तो बेहोशी में होगा, और अगर एडल्ट है तो वो लोकल एनास्थीसिया में भी हो जाता है, यानी कि एक इंजेक्शन लगा के उस एरिया को शून्य करके ऑपरेशन कर दिया जाता है। बैंडेज रहेगा, स्टिचेस होते हैं, लगभग 6 या 7 स्टिचेस आते हैं, बैंडेज हो जाती है। बैंडेज को अगले दिन आप दोबारा हॉस्पिटल विजिट करते हैं, बैंडेज को खोला जाता है। बैंडेज को खोलने के बाद जो आपके नाक में, चूंकि ऑपरेशन के दौरान ब्लड ना आए तो नाक में भी एक जो है पैच डाल दिया जाता है। वो पैच जो है वो अगले दिन उसको निकाल दिया जाता है। पैच को निकालने के बाद बीटाडीन से अच्छे से आई को क्लीन कर दिया जाता है। क्लीन करने के बाद आपको नॉर्मली एंटीबायोटिक्स जो ओरल है वो तो आपको ऑपरेशन के दिन ही शुरू हो जाती है, और जो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स है वो शुरू कर दी जाती है
और एक नेजोबियन नेजल आई ड्रॉप दिया जाता है जो कि आपको नाक में डालना होता है। इतना सिंपल सा प्रोसीजर है। लेकिन जब हम पीडियाट्रिक्स पे आते हैं, बच्चों पे आते हैं, तो इसका बहुत अलग तरीके का ट्रीटमेंट का तरीका होता है। वो कैसे होता है कि अगर बच्चा 1 साल से कम उम्र का है, यानी कि अगर बच्चा 1 साल से कम उम्र का है, तो ज्यादातर बच्चों में यहाँ पे एक मसाज दी जाती है, उस मसाज से ये खुल जाता है, ज्यादातर बच्चों में खुल जाता है। और कई बार साथ में जो ऑप्थेल है वो आपको एंटीबायोटिक टोब्रामाइसिन जैसा कोई एक एंटीबायोटिक साथ में देते हैं और मसाज देते हैं, तो ये आसानी से खुल जाता है। लेकिन अगर 1 साल से ऊपर का एज का बच्चा है, तो चूंकि बोन अब स्ट्रांग हो चुकी होती है, तो उस कंडीशन में एक प्रोविंग होती है। प्रोविंग का मतलब होता है एक सलाई होती है जो इस ट्यूब से पंक्टम से अंदर डाल के और उस रास्ते को जो है खोल दिया जाता है। चूंकि ये प्रोसीजर बेहोशी में होता है, तो बच्चे को जो है बेहोशी दे के ही ये प्रोसीजर किया जा सकता है, तो फिर ये थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। इसलिए अगर 1 साल से कम एज का बच्चा है, तो हम कोशिश करें कि हम मसाज को प्रॉपर तरीके से करें और क्लोज फॉलोअप करें अपने डॉक्टर साहब के साथ, ताकि हमें उसका एक अप्रोप्रिएट रिजल्ट मिले। इसके बाद हम जो अगर सिलाई से भी नहीं खुलता है और हार्ड है, सिलाई भी काम नहीं कर रही है, तो अगर 3-4 साल से ऊपर का, 5 साल से ऊपर का बच्चा है, तो फिर उस कंडीशन में हमें नॉर्मल उसी प्रोसीजर पे जाना होता है जैसा कि हम किसी एक एडल्ट पेशेंट की सर्जरी में, जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस किया था। तो वही एक पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है और ऑपरेशन करके इसको ठीक किया जा सकता है।